नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है और सबकी जुबां पर, देश भर में सबकी जुबां पर अब एक ही सवाल है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, तब पटना में सरकार किसकी बनेगी? क्या सरकार नीतीश और मोदी की जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर इस बार पटना में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती, राहुल तेजस्वी की सरकार बन सकती। अभी सवाल यूं तो मुश्किल है, आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस सवाल की तह में जाने के लिए कि 14 नवंबर को, जिस दिन चाचा नेहरू का भी जन्मदिन है, उस दिन होने क्या जा रहा है बिहार में? इंडिया या फिर एनडीए? अब दोस्तों, इससे पहले कि हम बड़ी खबर पर आए, ये बताना बड़ा जरूरी है कि इस बार आयोग ने ये जो बिहार का चुनाव है, इतना बहुप्रतीक्षित चुनाव, हफ्ते भर में निपटा दिया है। बहुत जल्दी निपटने जा रहा है और इसकी भी एक कहानी है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि हफ्ते भर में देश का इतना बहुप्रतीक्षित, इतना बड़ा चुनाव, महासंग्राम इतनी जल्दी निपटाया जा रहा है। बहरहाल, पहले तारीखें देख लेते हैं। 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होगा 121 सीटों के लिए, 6 नवंबर को। और कुछ ही दिन बाद 11 नवंबर को दूसरा और फाइनल फेज होगा 122 सीटों के लिए। यानी हफ्ते भर में ही वोटिंग खत्म हो जाएगी, मतदान खत्म हो जाएगा। काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को शुरू होगी और 14 नवंबर की दोपहर आते आते देश को पता लग जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। यानी जो रिजल्ट्स हैं दोपहर तक आ जाएंगे 14 नवंबर को। अब दोस्तों, आज का सबसे अहम सवाल कि आज की तारीख में बिहार में आगे कौन चल रहा है? क्या एनडीए आगे है, यानी मोदी और नीतीश आगे चल रहे हैं और उनकी सरकार वापस आ रही है, या फिर आज की तारीख में महागठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं दिल्ली में, बाकी बिहार के बाहर, क्या इंडिया अलायंस आगे चल रही है? यानी राहुल और तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है, या फिर प्रशांत किशोर जैसा फैक्टर भी है, और भी कई फैक्टर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इतनी टक्कर का है कि कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, यानी किसी को बहुमत ना मिले। ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों का ही मैं जवाब बहुत तफसील से दूंगा। एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट पैनल आज है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपके साथ पहले साझा करना चाहता हूं और इन पॉइंट्स को समझना दोस्तों जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे 2 सेकंड मांग रहा हूं। और पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट अहम बिंदु है कि बीजेपी बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, सारे खेल के बावजूद, चाहे वो वोट का खेल हो, चाहे वो कैश का खेल हो, चाहे अमित शाह की रणनीति हो, या संघ का मैदान में उतरना हो, इन सब के बावजूद बीजेपी प्रेशर में चल रही है। और प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है कि जिस तर्ज पर, जिस रफ्तार पर कैश बांटा जा रहा है, वो चाहे महिलाओं की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो या फिर किसानों की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो, 10-10 हजार रुपए जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, सरकारी खजाना जिस तरह से लुटाया जा रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है। और सवाल यही है कि क्या पैसे के दम पर मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 भी जरूर इस पर गौर करिएगा, और वो ये है कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा तबीयत नासाज है। इसकी वजह से इस चुनाव को भी कम किया गया है। लोग यही कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग पर प्रेशर था दरबार का, वो यही था कि इस चुनाव को लंबा मत खींचिए। जितना लंबा चुनाव खींचेंगे नीतीश कुमार के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस वक्त एनडीए सरकार के मेन चेहरा आप कह सकते हैं, मेन फेस कह सकते हैं चुनाव का, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम वो मंच पर दिखेंगे और इसीलिए हफ्ते भर में ये चुनाव निपटाया जा रहा है। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। एक और अहम पॉइंट, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर हार और जीत का सारा दारोमदार है। तेजस्वी यादव की पार्टी अगर
बेहतर से बेहतर उम्मीदवार उतारती है मैदान में। यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर उनका बढ़िया रहता है तेजस्वी यादव का, तो आधी जीत वो वहीं तय कर लेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह के उम्मीदवार चुनते हैं, किस तरह के लिस्ट फाइनल करते हैं और उनको क्या सपोर्ट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है इस चुनाव में। और पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पर भी दारोमदार है जीत और हार का। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और अच्छा परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस अगर 30 सीट के ऊपर जाती है, 35, 40, 35 और 40 के बीच में अगर सीटें कांग्रेस लाती है, तो फिर 14 नवंबर को, यानी नेहरू जी के जन्मदिन पर, फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सौगात मिलने जा रही बिहार में। फिर सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। अगर कांग्रेस 40 सीट टच करती है तो खेल फिर महागठबंधन का ही है। और पांचवा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रशांत किशोर, मैंने पहले भी कहा था वीडियो बनाए, कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। जिस तरह से वो खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं, खासकर बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है बिहार में, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, ये जिस तरह से भ्रष्टाचार की कलई खोली है प्रशांत किशोर ने, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर और बीजेपी का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं एक जैसा है। सवर्ण वोटर हैं, शहरी वोटर हैं। प्रशांत किशोर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस चुनाव में होंगे। अब जाहिर तौर पर अभी 1 महीने का वक्त है नतीजे आने में, लेकिन आज की तारीख में बिहार में स्थिति क्या है? कौन आगे? एनडीए आगे है या इंडिया अलायंस आगे है, या फिर इतनी कड़ी टक्कर है कि हंग असेंबली होने जा रही? इसी को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही रिच पैनल है आज। हमारे साथ बिहार के 3 एक्सपर्ट हैं और साथ में उमाकांत जी भी होंगे। हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ रहे हैं सीधे पटना से, पूरा बिहार का चुनाव आप कह सकते हैं कवर करके लौटे हैं पटना में। हमारे साथ संतोष सिंह होंगे, जाने माने पत्रकार हैं, फील्ड के किंग माने जाते हैं, वो भी आपके साथ होंगे। उनको भी सुनिएगा, खरा खरा बोलते हैं। हमारे साथ अभिषेक होंगे, ये भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, डेटा किंग है। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, जो बिहार में कई बरसों तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं और आपको दिल्ली का पर्सपेक्टिव देंगे कि अगर ये चुनाव हाथ से निकलता है तो फिर मोदी शाह के लिए मुसीबतें कितनी बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि मुझे आपने सुना है, अब ये जो चारों एक्सपर्ट हैं इनको भी सुनिए। आप खुद तय करिए कि बिहार जीतने कौन जा रहा है। सरोज जी, 14 तारीख की तारीख तय हो चुकी है, जिस दिन लॉटरी खुलेगी, नतीजे निकलेंगे। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूं क्योंकि आप चप्पा चप्पा घूम के आ रहे हैं, आप चप्पा चप्पा बिहार का छान के आ रहे हैं। स्थिति क्या है, जरा संक्षेप में बता तो दीजिए। जीत कौन रहा है? मोदी आगे चल रहे हैं, नीतीश आगे चल रहे हैं, या फिर राहुल और तेजस्वी का रथ आगे है? देखिए, सब लोग अपनी अपनी कोशिश में है कि अपना रथ आगे हो जाए, लेकिन जो जमीन की सच्चाई है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, जमीन से जो फीडबैक है, लगता है कि 14 तारीख को बिहार एक नया इतिहास लिखेगा। अभी ओके। तक जो सिलसिला है, जी, अभी तक जो सिलसिला है कि कोई पार्टी जीत रही है, 2 तिहाई आ गया, 1 तिहाई बहुमत से जीत रही है, लेकिन अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति है, सीट शेयरिंग से लेकर टिकटों के बंटवारे को लेकर, कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर, एक मोटे तौर पर एक आकलन ये है कि कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूजन में है, क्या करे ना करे। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बिहार में हंग असेंबली की तरफ भी इशारा कर रहा है, दीपक जी। ओके, हंग असेंबली। भाई ये तो सरोज जी ने तो ऐसी बात कह दी कि शुरू में ही इन्होंने कहा कि इतना इतना ज्यादा कड़ा मुकाबला है, इतनी कांटे की टक्कर है कि सरोज जी जैसे पारखी पत्रकार वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन आगे कौन पीछे। कह रहे हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है। भाई संतोष जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी को अभी और मेहनत करनी है और मुकाबला आपको कड़ा दिखता है? नहीं, उसी तरह बढ़ रहे थे सर। मतलब अभी जो स्थिति है, देखिए अभी टिकट वितरण तो हुआ नहीं है। अगर तेजस्वी लालू एरा की तरह राजनीति करेंगे तो 2010 वाला रिजल्ट को दोहरा लीजिए। उस ओके। वक्त 22 जीते थे, इस बार मैक्सिमम 40 से 50 सीट जीतेंगे। उनका गठबंधन 100 से नीचे में सिमट जाएगा अगर लालू की तरह चुनाव लड़ेंगे।
अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अगर किसी पहले और अगर तेजस्वी ने टिकट सही बांट दिए तब सही बांटे टिकट तब महामुकाबला होगा। जैसे बीजेपी ने एक संकेत दिया मैथिली ठाकुर को सामने लाकर, कल उन्होंने संकेत दे दिया कि हम कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। आरजेडी अगर पुराने लालू के जमाने के जो लोग हैं उनको अगर दरकिनार करने में कामयाब हो गए, नए लोगों को अगर उन्होंने टिकट दी तो फिर खेला होगा। और एक और बात दीपक जी कह देते हैं कि आरजेडी 130 120 जितनी सीटों पर लड़े, जो यादव और मुसलमान जो 50% से ज्यादा सीट दे देते हैं वो नहीं देके यूपी की तरह अगर उन्होंने प्रयोग कर दिया तो समझ जाइए कि तब जदयू और बीजेपी कहीं लड़ाई में भी नहीं रहेगा। क्योंकि नहीं है मुखिया के चुनाव की तरह चुनाव हो रहा है बिहार में, जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। और ये जो 10,000 आज हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया आया है, आप जानकर हैरान रह जाइएगा कि बिहार के जितने गन्ना किसान है ना, बिना किसी मतलब सरोज जी के लिए भी खबर है, सरकार घोषणा नहीं की है कि गन्ना किसानों को जो है सो पैसा देना है। हम लोग अब अकाउंट से हसनपुर चीनी मिल में है, अकाउंट से पेमेंट होता है। अभी देख रहे हैं कि 10,000 रुपया बिहार सरकार के इस पे एनएफटी किया हुआ है। भाई पैसा कहां से आ गया? तुम चीनी मिल वाले फोन की भाई पैसा कहां से आ गया आपके? तो नहीं सरकार भेजी है, आप बताइए। चलिए इस तरह के संतोष जी कह रहे हैं कि अगर टिकट सही बाटे तेजस्वी ने तो फिर खेल पलटेगा, लेकिन ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो पैसा बट रहा है 10-10 हजार रुपया, महिला को बट रहा है, किसानों को बट रहा है। और संतोष जी की तो आज लॉटरी निकल के कह रहे हैं हमने जैसे ही अपना मोबाइल देखा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आ गया है। अरे भाई सरोज जी आपको भी 10,000 मिला है कि नहीं मिला है? उनके यहाँ नहीं है लेकिन हमको तो नहीं मिला। चलिए अभिषेक से पूछ, अभिषेक भाई आप भी बिहार से हैं, पता नहीं आपको 10,000 मिला कि नहीं मिला, संतोष जी को तो मिल गया। मुझे ये बताइए, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव टिकट जो है दिमाग से और दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे टिकट अच्छे मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं, और उधर प्रशांत किशोर बीजेपी को डेंट करते हैं, क्योंकि वोट बैंक कॉमन है प्रशांत किशोर की पार्टी और बीजेपी का, अर्बन वोटर है, सवर्ण वोटर है। प्रशांत किशोर अगर चोट करते हैं बीजेपी को और तेजस्वी अच्छा टिकट बांटते हैं तो फिर 14 तारीख को क्या होने जा रहा है, मैं जरा इसमें इंटरेस्टेड हूं मिस्टर अभिषेक। दीपक जी, सबसे पहले हम संतोष जी को बधाई दे देते हैं कि 10,000 रुपए इनके खाते में आए, कम से कम बिना घोषणा किए 10,000 आ गए। अब कितनों के खाते में आए हैं मुझे भी लगता है कि अब मिस कॉल देके चेक करना होगा। हालांकि मेरे खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे घर में अभिभावक के लिए एक पीढ़ी ऊपर के लोग मौजूद है, उनके खाते में कहीं आए होंगे तो मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक वोटों के खाते की बात आप कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा और प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार का असली चुनाव सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में ज्यादातर जिलों के राजनीतिक रुझान चाहे इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, वो काफी हद तक स्पष्ट है, क्लियर है। सेकंड फेज में टेस्ट होना है कि जो बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठजोड़ है, अपर कास्ट और ईबीसी का जो कॉम्बो है, जो कॉम्बिनेशन बना रखा है एनडीए ने, मोदी नीतीश के गठजोड़ ने, उसमें कितना डेंट लगा पाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, प्रशांत किशोर कितना ज्यादा वोट ला पाने में कामयाब होते हैं। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं सेकंड फेज में जाकर के टिकता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और पूरे चुनाव के नतीजे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये बात तो तय है कि जो चिराग मॉडल का बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिला था, जो उपेंद्र कुशवाहा मॉडल का बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिला था, वो बेनिफिट उन्हें नहीं है। लेकिन जो नुकसान उन्हें वैसी मॉडल से हुआ था, वो नुकसान भी उन्हें नहीं हो रहा है। नुकसान जो हुआ था वो छोटा हुआ था, बेनिफिट ज्यादा बड़ा, उससे कई गुना बड़ा बेनिफिट उनको हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर की भूमिका की कितना बड़ा डेंट वो बीजेपी को दे पाते हैं, और नीतीश कुमार का कोर वोटर फर्स्ट फेज में मसलन नालंदा में कितना सहयोग मिला, समस्तीपुर में बिना अपर कास्ट के यानी बीजेपी के सहयोग के बिना, जो जेडीयू का दूसरा बड़ा गढ़ है, संतोष जी का होम डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, जेडीयू का नालंदा के बाद दूसरा बड़ा गढ़ है, कितना ज्यादा बीजेपी के कोर वोटर ने सपोर्ट किया, ये देखकर सेकंड फेज के नतीजों में बहुत कुछ निर्भर करेगा। याद रखिए, पटना के बाद सेकंड फेज के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें निकालती है, और वो जेडीयू के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रशांत किशोर अगर सेकंड फेज में या फर्स्ट फेज में 6% वोटों के आंकड़े को छू पाने में कामयाब हो गए,
तब तो मेरा मानना है कि चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मल्टीपल पार्टनर की स्थिति बन जाएगी कि वो जिसको चाहे उसे पार्टनर बना ले, मतलब 20 साल की परिस्थितियां विद्यमान रह जाएंगी। लखीला साहब, भाई आप तो ठीक। दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिहार में भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो 35 साल से संसद कवर कर रहे हैं, और आपने चढ़ते हुए देखा है नीतीश कुमार को। मैं ये जानना चाह रहा हूं, स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन है, 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, नतीजे आएंगे, तो क्या एनडीए रिपीट करेगी या महागठबंधन जीतेगी ये चुनाव? पूरी चुनाव मशीनरी, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा तंत्र बिहार का, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन पूरा तंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में है। और इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नियंत्रण में है। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि ये डू एंड डाई की लड़ाई है। मैं ये मानता हूं कि इनकी उम्मीद तभी है जब ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। ये तय है कि चुनाव के मतदान होते होते 1 महीने का वक्त बाकी बचा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी को अगर अलग थलग करने की कोशिश की गई, उनको इग्नोर करने की कोशिश की गई, उनके मतदाताओं को इग्नोर करने की कोशिश की गई, तो ऐसी सूरत में दंगल हो सकता है। बीजेपी जेडीयू के जो प्रो नीतीश कुमार जो खेमा है, इस पर बीजेपी की बहुत गहरी नजर दिल्ली से लगी है। और मैं ये मानता हूं कि मोदी और अमित शाह के लिए ये चुनाव वाटरलू साबित हो सकता है। अगर इन्होंने बिहार चुनाव हारा तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जेडीयू में, ऐसे बीजेपी को लगता है कि अगर चुनाव हारे तो खतरा यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मच सकती है बहुत बड़े पैमाने पर। और ऐसी दशा में जो बॉल है वो चंद्रबाबू नायडू के कंट्रोल में चले जाएगा। दिल्ली का जो रिमोट कंट्रोल है, जो मोदी अमित शाह नियंत्रित कर रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा हैदराबाद। और चंद्रबाबू ऐसी हालत कर देंगे चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मैं उनको जानता हूं निजी तौर पर, उनकी पॉलिटिक्स को, कि वो कहेंगे अगर सब मुलाकात करनी है मुझसे मिलने के लिए यहाँ हैदराबाद आइए, तो ये हालत हो जाएगी। इसलिए बिहार का चुनाव न केवल यहाँ के लिए जरूरी है बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी जरूरी है, जहां अगले साल 1.25 साल बाद चुनाव होने। जी ओके, मैं समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मोदी शाह के लिए वाटरलू साबित हो सकता है, डू और डाई बैटल है, करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बिहार हाथ से मोदी के निकला तो फिर जेडीयू वीक हो सकती है, और जो रिमोट है, जो असली किंग मेकर हैं, फिर वो चंद्रबाबू नायडू होंगे, ये कह रहे हैं। बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बात में दम है। संतोष जी, मुझे ये बताइए कि अगर प्रशांत किशोर डेंट करते हैं, बीजेपी को डेंट करते हैं, और इधर कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, और MY इक्वेशन सफल होता है, मुस्लिम यादव का इक्वेशन सफल होता है, तब आपको स्थिति क्या लग रही है? क्या तब भी आसान है? क्या ज्ञानेश कुमार सफर को बहुत आसान कर देंगे? क्या 10-10 हजार रुपया फिर भी भारी है? इलेक्शन कमीशन फिर भी भारी है? देखिए दीपक जी, एक बिहार के ग्राउंड रियलिटी हम आपको बता दें कि जो अभी शाह, मोदी या बाकी लोग जो देने का, मतलब पैसा देके जो वोट लेने का जो एक सिस्टम शुरू किए हैं, वो बिहार में मुखिया चुनाव में 10 बरस से चल रहा है। अभी देखिएगा बिहार का 30% मुखिया जो है, कहीं आपको कलकत्ता में बिजनेसमैन है, तो कहीं मुंबई में बड़ा उद्योगपति है, मुकेश सहनी जैसा, और वो करोड़ करोड़ रुपया खर्च करता है मुखिया चुनाव। पहला बार तो जीता देता है और दूसरा बार उसको हरा देता है, चाहे उस बार वो भले हर वोट को जो 2-2, 4-4, 5-5 हजार वोट पैसे देकर क्यों नहीं खरीदे। इसलिए ये टेस्टेड चीज है। बिहार में मुखिया के चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में पैसा लेके जो सियासत, उतना नीतीश कुमार नहीं दिए जितना मुखिया के चुनाव में एक वोटर को मुखिया को बांट देता है। इसलिए वो वोट किस आधार पर जनता देगी ना, जैसे आपने कहा ना कि प्रशांत किशोर, जब से वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया है, तब से उनका टीआरपी बढ़ गया है, गांव-गांव में चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। और उसको थोड़ा लेट वो उठाए, अगर पहले से जितना वो यात्रा किए ना, उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ उतना इस भ्रष्टाचार के लेकर इम्पैक्ट हुआ। कि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार के जो है, चाहे सम्राट हो, दिलीप हो, चाहे मंगल पांडे हो, जितने नेता हैं सब चुप है। आज जदयू की बैठक हुई, सरोज जी बेहतर बता सकते हैं, जो अशोक चौधरी सबसे आगे में बैठता था ललन सिंह के बगल में, आज पार्टी दफ्तर में उसकी एंट्री तक नहीं।
ओ प्रशांत किशोर का ये इम्पैक्ट है। अब सोच लीजिए, पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों की बैठक थी। क्या सरोज सर? जी जी सही बोल रहे हैं। दूरी हो गई है। ये प्रशांत किशोर फैक्टर है। तो ये फैक्टर जनता में देखिए कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनता है तो सबसे पहले डंडा लेके वही आगे निकलता है, वो भी तरह से रहता है। तो आपको लगता है बीजेपी प्रेशर में है? आपको लगता है संतोष जी? जबरदस्त प्रेशर में है। बीजेपी को दिख नहीं रहा है कि भाई देखिए, जितना आप कहे नहीं 10,000 रुपया तो घोषणा नहीं हुआ था, आ गया ना मेरे अकाउंट में। अब हम घर फोन करते अभिषेक जी को, किसान गन्ना किसान को पैसा पहुंचा दिए। भाई कहां से पैसा आया? इतना दबाव में बताएं, इतनी राशि खर्च होने के बाद जो मेट्रो अभी पूरा नहीं हुआ है काम, 3 स्टेशन के लिए 5 किलोमीटर के दूरी में चला दिया इन लोगों ने। आज भी लाखों महिलाओं के अकाउंट में पैसा इन्होंने भेजा है। देखिए डर है। देखिए 2015 के चुनाव में मोदी और शाह जितना पैसा खर्च किया बिहार में, जिस तरीके से प्रचार, 53-54 प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, फिर भी ढाक का 3 पार्ट हो गया, पूरी तरह से हार गए। अभिषेक जी एक बहुत बड़ी बात कही है सर, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, वो गौर करने वाली बात है। ये वोट ट्रांसफर का खेला है। पहला कह सकते हैं कि लड़ाई को जो है ना, नहीं होता कि न्यूट्रलाइज करना, भाई सीट फाड़ जो है वो माहौल ऐसा नहीं बने, क्योंकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन में कहीं भी अति पिछड़ा का वोट ट्रांसफर बीजेपी को लाभ वाला जो पोजीशन है, उसमें बड़ा सावधानी बरता गया है कि वो एक्सपोज नहीं हो। क्योंकि नीतीश, अगर ये तय है कि नीतीश सभा में नहीं जाएंगे, तो नीतीश का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर फर्स्ट फेज को अगर हम लोग संभाल लेंगे तो सेकंड बीजेपी का फेज अपना ही है। बीजेपी को ज्यादा मतलब उस तरीके से नहीं, लेकिन उसका नुकसान होगा। ये बात देखिए, पहली बार बिहार में इस तरीके से चुनाव का हुआ है। होता क्या था ना, औरंगाबाद से शुरू होता था, किशनगंज और इधर बघा से लेके ये गॉट योर पॉइंट। हाँ, बड़ी बात संतोष जी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पगड़ी उछाल दी प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की, या फिर मंगल पांडे की, या फिर दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, इत्तेफाक से चारों ही बीजेपी के कभी ना कभी अध्यक्ष रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी प्रेशर में तो है, ये कह रहे हैं प्रेशर में है, दबाव में है, और प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं हाथ लंबा मारा है। मैं जरा सरोज जी के पास आ रहा हूं। सरोज जी ये बताइए, नीतीश कुमार क्या हर रैली में जाएंगे या वो मंच पर कम दिखेंगे? और अगर नीतीश कुमार मंच पर कम दिखेंगे तो क्या इसका असर एनडीए पर पड़ेगा? देखिए, इसका इशारा तो संजय झा ने ही किया था जब चुनाव आयोग की बैठक हो रही थी यहाँ पे। उन्होंने एक फेज में ही चुनाव कराने की बात की थी कि एक फेज में ही चुनाव करा लिया है। जितनी जगह जाएंगे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। मंच पर उन्होंने कुछ कह दिया, कुछ इस तरह की गतिविधियां आ गई, वीडियो तो आजकल मिनटों में वायरल हो जाता है, तो उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सही बात है कि 243 सीटों पर तो उनको जाना नहीं है, कुछ खास चुनिंदा सीटों पर ही जाएंगे और बहुत लिमिटेड भाषण, जो पढ़ा हुआ भाषण है वही पढ़ेंगे। जो जेडीयू के हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक लिखित भाषण ही होगा जिसको वो पढ़ेंगे, और सभी जगह पर जाने की उनकी कोई जरूरत नहीं। डिमांड तो हर जगह से होगी, लेकिन एक सिलेक्टेड जगह पे वो लोग जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज और समझने वाली है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, हमारे अभी संतोष भाई भी बोल रहे थे कि एनडीए जीत रहा है। अगर कोई जीत रहा है तो इस तरह से बिना कहे संतोष जी के मोबाइल में 10,000 रुपया नहीं भेजेगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम बिहार हार रहे हैं। इस वजह से आज भी आप बिहार के अखबारों को उठा के देख लीजिए, 15 पन्ना में 7 पन्ना केवल शिलान्यास और उद्घाटन का ही एडवर्टाइजमेंट है। मेट्रो का आज हुआ है 3 स्टेशन के लिए। आप समझ सकते हैं कि क्या बेचैनी है और क्या डर का आशंका है। तो हम कैसे ही मानेंगे कि एनडीए चुनाव जीत रहा है। जी दीपक, मैं जरा लखेड़ा साहब पास आ रहा हूं। लखेड़ा साहब, क्या नीतीश कुमार की वजह से, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? संतोष जी और सरोज जी दोनों ही इस वक्त पटना से लाइव हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए चुनाव को छोटा कर दिया, 5 दिन में 6 दिन में इसलिए निपटाया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कम से कम रैली में दिखें, जल्दी चुनाव सिमट जाए, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए चुनाव को इतना ब्रीफ कर दिया गया, इतना छोटे कम समय में इसको निपटाया जा रहा है। क्या बात सही है?
देखिए, सबसे जो रूलिंग पार्टी होती है और 2020 का शेड्यूल देख लीजिए आप, मेरे समझ से 4 या 5 पेज में हुआ था और उससे भारतीय एनडीए को बढ़त मिली थी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। नीतीश कुमार का बस्ता गोल हो गया था लगभग। लेकिन आज की तारीख में सत्ताधारी पार्टी होती है, जो पैसे वाली पार्टी होती है, जो भाजपा है, ये ऐसी पार्टी क्या करती है कि चुनाव को लंबा खींचती है कि हमारे पास तो बेहिसाब पैसा है और जो गरीब पार्टियां है, छोटी पार्टियां है, जिनके पास जिलों की पार्टी है, उनके पास पैसा इतना होता नहीं है। अगर वहां चुनाव लंबा खींचेंगे तो वो तो हार जाएंगे, वैसे 10 दिन में वो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। आज ठीक उल्टा है। जो पार्टी ये चुनाव लंबा खींचना चाहती थी और बीजेपी पे बहुत प्रेशर था नीचे से कि देखिए हम गड़बड़ी तभी कर पाएंगे जब आप लंबा खींचोगे, और नीतीश कुमार को चूंकि सबसे कम घूमना पड़े उसका इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। मेरी Got it. बात हुई है कई लोगों से, मेरी बात हुई उन्होंने कहा साहब कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत खराब है, नीतीश कुमार क्या बोल देंगे, जो लिखित भाषण भी देंगे, अभी लिखित भाषण के हमारे मित्र बात कर रहे थे, लिखित भाषण भी देंगे तो उन पर यकीन नहीं है लोगों को। तो उससे भारतीय समझ जनता गया। पार्टी को लगता है कि जिसकी लीडरशिप में इलेक्शन हो रहा है, अगर वो ऊट पटांग चीजें बोलेगा पब्लिक रैली समझ में गया। तो वो फिर चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए अच्छा मुख्यमंत्री ये है कि जी अच्छा ये है कि छोटा छोटा जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मंच पर कभी-कभी उनका जो कंडक्ट है सवालों के घेरे में रहता है और इसी के डर की वजह से बीजेपी ने इस बार चुनाव को छोटा कर दिया। ये हमारे एक्सपर्ट पैनल्स का ये आकलन है। अभिषेक, 30 सेकंड में मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपसे और 3 सवाल मैं पूछूंगा केबीसी स्टाइल में। नंबर 1, क्या ये चुनाव जो है वो हंग होने जा रहा है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी एनडीए जीतने जा रही है? नंबर 2 सवाल। और तीसरा सवाल, क्या राहुल तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है? ए बी सी 3 ऑप्शन है, जी 30 सेकंड में बताइए क्या होने जा रहा है। नंबर 1, असेंबली हंग नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। दूसरे सवाल का जवाब यही है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अगर 40 सीटों को छूने में कामयाब रहती है और प्रशांत किशोर ने उसे मौका भी दे दिया है छूने का, कांग्रेस पार्टी अगर 40 सीटें छू रही है तो कांग्रेस पार्टी बिहार में सरकार का हिस्सा है और यही ओके। इस बार बिहार चुनाव को तय करने जा रहा है कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी ने कोशिशें की हो या अनिल जैन ने अति पिछड़ा सम्मेलन करके कोशिशें की हो, उनको या वोटर अधिकार यात्रा हो, इन सब के बाद कांग्रेस अगर 40 से नीचे रुकी तो सरकार जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस अगर 40 सीटों को पार कर रही है, 40 सीटों का आंकड़ा छू रही है, तो कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पर, कांग्रेस सरकार का हिस्सा है ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा है। ठीक, तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा होगी ये स्वाभाविक है। ओके। लेकिन मैं आ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। सरोज जी, ये बताइए कि क्या 14 तारीख को आप अभी भी मान रहे हैं जब नतीजे खुलेंगे तो हंग असेंबली होगी, या आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है? ये बाजी एनडीए के हाथ में भी जा सकती है, ये बाजी इंडिया अलायंस जिसे आप महागठबंधन बिहार में कहते हैं उसके हाथ में भी जा सकती है। देखिए, हंग असेंबली कहने का मेरा आधार यही है कि भाजपा जिस तरह से प्रेशर में है और जिस तरह से प्रशांत किशोर डेल्ट कर रहे हैं भाजपा के वोट को, निश्चित तौर पर वो भाजपा की सीटें घटेगी। 2015-2020 वाली स्थिति 2025 में भाजपा के लिए नहीं है, कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। अमित शाह ने भी जो रिव्यू किया था उसका फलाफल भी यही है कि सीटें उस तरह से नहीं जा रही। जैसे 20 में 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 70 सीटें जीती। इस बार तो 100 के आसपास लड़ेगी, तो स्वाभाविक है आंकड़ा 60 के आसपास ही होना चाहिए अगर वो रिजल्ट को दोहराती है, लेकिन वो स्थितियां नहीं है। शाहबाद का जो चुनाव होगा जहां पर कमजोर है बीजेपी, अभी पवन सिंह वाला जो इशू चल रहा है, राजकुमार सिंह का इशू है, राजपूत वोटर नाराज है, कहीं ना कहीं जो बेस्ट वोटर इसका एक मुश्त वोट होता था उसमें जातीय गणना के बाद उसमें फ्रैक्शन है। तो जी। बीजेपी उस स्टेज में नहीं है और बीजेपी जितना कमजोर होगी, जो मेरा आधार है कि उसी आधार पर हंग असेंबली की हम बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उतने ही मजबूत होंगे, उनकी भी सीटें आएगी, बीजेपी की घटेगी, तो हंग असेंबली वाली सीट बिहार में जी, दिख सकती है, इस तरह की आशंका है। चलिए आपका मानना है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है। यही चीज लखेड़ा साहब ने कहा कि ये वाटरलू हो सकता है, डू और डाई बैटल है मोदी के लिए। हमारे जो
तीसरे मेहमान हैं अभिषेक, वो कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा वो चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को फायदा होता है, तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। और एक चौथे गेस्ट जो हमारे साथ दोस्तों थे, संतोष जी, उनका यह कहना है कि जिस तरह से पैसा, जिस रफ्तार से पैसा बट रहा है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कैश फॉर वोट, इस चुनाव को कैश फॉर वोट, एक महंगा चुनाव बिहार में बना के बाजी जीतना चाहती। वो एनडीए को थोड़ा आगे देखते। क्या होगा 14 तारीख को, ये हमको पता लगेगा। फिलहाल सरोज जी आप आए, लखड़ा साहब आप आए, अभिषेक आप आए, और हमारे साथ संतोष जी सीधे जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।